नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि सर हमारे खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट के अंदर, मोस्टली ट्रेडमार्क केसेस के अंदर ही होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे खिलाफ कोई केस चल रहा है, केस में एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, अब हमारे घर पे नोटिस आ गया, तो अब हमें करना क्या है। कई बार ये नोटिस हाई कोर्ट के थ्रू, कमर्शियल कोर्ट के थ्रू आते हैं, तो उसके अंदर काफी सारे लोग घबरा जाते हैं, गलत जगह चले जाते हैं लॉयर्स के पास, उनको पता ही नहीं होता किस लॉयर के पास जाना, कैसे डील करना है, और कई लोग फंस जाते हैं इसके अंदर। अब उनको पता ही नहीं है कि सर हमारा क्या प्रोडक्ट था, हमारी गलती क्या थी। काफी सारे नए यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो ये वीडियो मैं उनके लिए लाया हूं, और स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको मेरे से ड्राफ्टिंग सीखनी थी, ड्राफ्टिंग समझनी थी, तो उनके लिए ड्राफ्टिंग की पूरी वीडियो भी है। इसके अंदर मैं बताऊंगा अगर आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया है तो कैसे उसको आपको सेट असाइड करना है एक्स पार्टी ऑर्डर को। पूरा वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि ड्राफ्टिंग मतलब एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी है और कोर्ट में कैसे पेश करनी है, पूरी ड्राफ्टिंग स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना। और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूं आपको बैठ के, जो पेड कोर्सेज के अंदर होते हैं। तो आइए लेट्स मूव ऑन टू अवर स्क्रीन। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सबसे पहले है ना यहाँ पे कोर्ट का नाम आ जाएगा, देखो इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कॉमर्शियल कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी है, फिर यहाँ कोर्ट का नाम आ जाता है जिस भी कोर्ट में आप फाइल कर रहे हैं। आप राजस्थान के कर रहे हैं, दिल्ली के कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, फिर सूट का नंबर आ जाएगा कि 1 है, 2 है, 101 है, जो भी आपके केस का नंबर चल रहा है। ऊपर प्लेंटिफ का नाम आ जाएगा, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया अक्षय कुमार का, और नीचे इसका पूरा एड्रेस आएगा, फिर प्लेंटिफ वर्सेस शाहरुख खान है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और इसका नीचे पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा जो आपको लिखना है डिफेंडेंट में। फिर आपको एप्लीकेशन डालनी है। आप देखो एक्स पार्टी ऑर्डर होता है ना, तो एक्स पार्टी ऑर्डर में क्या होता है, आपको तो कुछ पता नहीं होता, सामने वाले बंदे ने कोर्ट में जाके आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट पेश करे होते हैं, उस दिखा देता है कि मैं तो रजिस्टर्ड हूँ सर, देखिए सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को यूज कर रहा है और मैं उसको नोटिस दूंगा तो गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इन्हीं ग्राउंड्स पे लोग एक्स पार्टी लेकर आ जाते हैं। तो अब अपन को फाइल करना है कि एक्स पार्टी ऑर्डर को हटाया जाए, हमें थोड़े टाइम के लिए रिलीफ दिया जाए, ताकि हम हमारा कहते हैं ना रिटर्न सबमिशन पेश कर पाए। क्योंकि देखिए अगर मेरे खिलाफ एक्स पार्टी हुआ है, मैं धंधा कर रहा हूँ 100, 200, 500 करोड़ का या 50 करोड़ का, मेरा माल बिक रहा है, तो वो एकदम रुक जाएगा, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। और अगर मैं कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करता हूँ, ऑर्डर आने के बाद माल कंटिन्यूसली बेचता रहता हूँ, यूज करता रहता हूँ, तो मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। तो तुरंत हमें जो हमारे खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ है उस पर स्टे मूव करने के लिए एक एप्लीकेशन पेश करनी पड़ती है। यह एप्लीकेशन आपके पेश होगी ऑर्डर 39 रूल 4 के अंदर, रीड विद सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखना। देखो ऑर्डर 39 रूल 4 क्या कहता है कि अगर किसी भी बंदे के खिलाफ, पर्सन के खिलाफ एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया, इंजंक्शन पास हो गया, और उसको नोटिस इशू नहीं हुआ है और वो इस नोटिस से, ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड है, देन वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है कोर्ट के अंदर कि देखिए सर जो आपने एक्स पार्टी ऑर्डर पास करा है ये बिल्कुल गलत हुआ है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज़ है, बस मुझे टाइम चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट लाने का, हर डॉक्यूमेंट्स को जमा करके लाने का, तब तक इस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, ताकि मैं अभी कंटिन्यू कर पाऊँ अपने जो भी ट्रेडमार्क ब्रांड नेम उसको यूज़ कर रहा हूँ, धंधा कर पाऊँ, और तुरंत 90 दिन के अंदर, क्योंकि 30 डेज का तो मिनिमम टाइम पीरियड मिलता ही है, और विद इन 90 डेज में डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में आ जाऊँ। अब सेक्शन 151 क्या कहता है, ये कोर्ट को पावर देता है कि अगर आपसे, मतलब कोर्ट को पावर है कि किसी भी आदमी के खिलाफ इनजस्ट डिसीजन हो गया, मतलब कि उसको जस्टिस नहीं मिला या गलत डिसीजन कुछ भी हो गया, तो उसको नहीं होना चाहिए प्रोहिबिशन के तौर पे, ऐसा इसके अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे पावर दी गई है कोर्ट को, इस चीज़ का ध्यान रखना सेक्शन 151 के अंदर। तो इसी 2 पॉइंट्स को लेते हुए आपको पूरी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना है। अब देखिए उसके अंदर सबसे पहले आपको पॉइंट्स अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को डालना है। और जब भी आप लोग ड्राफ्टिंग करते हैं ना लॉ स्टूडेंट्स, तो थोड़ा साइड में स्पेस छोड़ा करिए कोर्ट के अंदर, ताकि कोर्ट में इजिली वो पिन हो पाए। वो उसको जो मैपिंग करते हैं, फ्लैगिंग करते हैं, इस साइड से टैगिंग करते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले ना मैटर का फिक्स हुआ है कोर्ट के अंदर, वो आपको डालना है, डेट यहाँ पे डाल दी। फिर उसके बाद पूरा मैंने यहाँ पे वो डाला है कि भाई मैटर चल के आ रहा है किस चीज़ को लेके। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 10 में 2025 को कोर्ट ने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया था, जिसमें मेरे क्लाइंट को उन्होंने कहा था कि अब एसआर के, शाहरुख खान को मेरे क्लाइंट को मना करा था कि एसआर के वर्ड मत यूज़ करना, ठीक है, और उसको व्हाट्सएप के थ्रू कॉपी सर्व हो गई थी। तो मैंने पूरे पॉइंट्स यहाँ पे डाले कि ऐसे ऐसे सर सर्विंग हुई थी, इनजस्ट हुआ है, और मेरा क्लाइंट पहले से यूज़ कर रहा था, किसी कस्टमर को कंफ्यूज नहीं कर रहा है बिल्कुल भी मार्केट के अंदर। सब कुछ मैंने फैक्ट्स एंड फिगर इस पूरे एप्लीकेशन के अंदर डाले। फिर मैंने सामने वाले का डाला है कि जो प्लेंटिफ है, सामने वाला क्लेम कर रहा है कि वो 20-25 साल से इसको यूज़ कर रहा है, उसका कोई एविडेंस नहीं डाला था उसने रिकॉर्ड पे, और विदाउट एनी ग्राउंड वो एक्स पार्टी इंजंक्शन की डिमांड कर रहा था कोर्ट से। तो मैंने सब कुछ इसके अंदर लिखा है कि सामने वाली पार्टी ने क्या क्या लूप होल्स जोड़े। अब इसके अंदर मैं डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, सिर्फ प्राइमा फेसी देखा जाता है। मैंने जैसे सामने वाले का लिखा, जब मैंने उसका ट्रेडमार्क देखा तो उसका एप्लीकेशन नंबर, ये एग्जाम्पल में ले रहा हूँ,
परपोज टू बी यूज कैटेगरी में था, मतलब यूज ही नहीं कर रहा था। अगर वो यूज कर रहा था तो यूजर एफिडेविट दिखाया, एविडेंस लगाया, डॉक्यूमेंट्स लगाए, जो कि उसने नहीं लगाए। ट्रेडमार्क एक्ट एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे नहीं चलता है। अगर आपका ट्रेडमार्क परपोज टू बी यूज कैटेगरी के अंदर आप यूज नहीं कर रहे हो, गुडविल जनरेट नहीं कर रहे हो, मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, तो यू डोंट हैव एनी राइट। उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं आपके लिए। फिर मैंने वापस लिखा कि उनका एक वर्डमार्क एप्लीकेशन भी फाइल्ड है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब फॉर्मेलिटी चेक पास है तो उसका मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी के बेसिस पे कोर्ट ने एक्स पार्टी पास कर दिया था इसके अंदर। फिर डिफेंडेंट ने सबमिट करा पूरे, मैंने उसके डाले कि अगर मेरे बिजनेस के क्लाइंट के ऑपरेशंस को रोक दिया जाएगा तो उसको कितना लॉस होगा, गुडविल का लॉस होगा, फाइनेंशियल डैमेज होगा, ये सब मैंने इसके अंदर डाल रखा है। तो यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को ऐसे ड्राफ्ट करा है कि मेरा जो डिफेंडेंट गुड फेथ में एक्ट कर रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे लेकर आएगा, और वो अभी धंधा कर रहा है। अगर अभी रोक दिया जाएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा, उसको डॉक्यूमेंट पेश करने का टाइम नहीं दिया जाएगा, तो मार्केट में पूरी उसकी गुडविल चली जाएगी। फिर वापस मैंने यहाँ पे नीचे 2 रूलिंग का हवाला दे दिया है। रूलिंग्स देना जरूरी होता है कोर्ट को, ताकि कोर्ट को और ईजी हो जाए जजमेंट पास करना। तो आप नीचे एंड के अंदर रूलिंग्स का हवाला भी दे सकते हैं, एडिशनल एनेक्चर बना के भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर आपकी प्रेयर आ जाती है इसके अंदर कि आपको क्या क्या रिलीफ कोर्ट से चाहिए। आप 3 स्टेप में अपनी प्रेयर को लिख सकते हो कि मुझे ये रिलीफ कोर्ट से चाहिए, ताकि मैं विद इन टाइम मेरे एक तो रिटर्न स्टेटमेंट को ले आऊँ, डिफेंस को ले आऊँ और डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाऊँ। तो ऐसे ये पूरा डॉक्यूमेंट्स बनता है, ये हर चीज़ बनाई जाती है। और एक एफिडेविट भी इसके अंदर आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसमें आपके क्लाइंट का पूरा नाम, सन ऑफ, जाति जो भी है उसका पूरा रेसिडेंट आएगा, और सारे फैक्ट्स उसने वेरीफाई कर लिए, सब कुछ देख लिया एंड के अंदर, पूरा वो वेरीफाई करेगा। दोनों जगह आपका क्लाइंट साइन करेगा। और वेरीफाइड कहाँ हुए, जैसे अगर मुंबई का मेरा क्लाइंट है, मुंबई में ड्राफ्टिंग चल रही है, मुंबई के कहते हैं ना नोटरी है, तो वेरिफिकेशन एट मुंबई आएगा, वो भी यहीं पे सील लगा देगा। अगर आप उसको नोटरी भी करवाना चाहो तो करवा सकते हो। फिर इस एप्लीकेशन को सीधा आप कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ है तो आप कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं कि सर एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। जब तक आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं ले आते, एक्स पार्टी ऑर्डर के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन नहीं ले आते, एविडेंस नहीं ले आते, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं ले आते, क्योंकि देखिए जब हमारे पास एक्स पार्टी ऑर्डर आता है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से रोकने के लिए कि हम प्रोडक्ट्स को अब यूज़ नहीं कर पा रहे, अब हम मार्केट में धंधा कंटिन्यू रखना है। क्योंकि तो कई बार तो बंदा जेन्युइनली ये होता है कि लोगों ने सही में गलती करी होती है, कॉपी किया आता है, तो उस केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट आपको लगता है कि मेरे खिलाफ गलत ऑर्डर पास हुआ है, सामने वाला जो पर्सन था जिसने केस फाइल करा उसने कोर्ट को पूरे डॉक्यूमेंट दिखाए ही नहीं, सिर्फ वन साइड डॉक्यूमेंट दिखा के एक्स पार्टी ऑर्डर पास करवा लिया, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने एक्स पार्टी ऑर्डर को थोड़े टाइम के लिए स्टे करवा सकते हो, ताकि आप विद इन टाइम रिटर्न स्टेटमेंट, अपने इंटरलोकेटरी जो भी आपको पिटिशन डालनी है उनके पिटिशन ड्राफ्ट लेके कोर्ट में जा पाओ। और एक चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेडमार्क अगर आप लड़ रहे हो, ट्रेडमार्क के केसेस आप फाइट कर रहे हो, तो आपके पास रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ट्रेडमार्क की एविडेंस होनी चाहिए दोनों साइड। अगर प्लेंटिफ क्लेम करता है कि सामने वाले ने मेरा कॉपी करा है, उनके पास एविडेंस नहीं है, तो वो केस सस्टेनेबल नहीं है। इवन डिफेंडेंट कह रहा है कि ट्रेडमार्क मेरा है और उसके पास एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो कोर्ट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएगा। कोर्ट डिसीजन देता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है, आपने उसकी गुडविल जनरेट करी है, आपने उसकी मार्केटिंग करी है, आप उसके फर्स्ट यूजर थे, आप उसके क्रिएटर थे, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करा है। अगर ये सब नहीं है तो आप ट्रेडमार्क का केस लूज कर जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस लूज कर जाते हैं, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट की, जो मैं आपको जैसे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसके अंदर लगाई हुई भी मैंने। एक सिंपल सी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ये कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन सिर्फ एक वन साइडेड डॉक्यूमेंट दिखा के कोर्ट से एक्स पार्टी ऑर्डर ले रहा है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी की जब डिफेंडेंट सही डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है तो उनको रिलीफ दिया जाए। क्योंकि जनरली केसेस में क्या होता है कि वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं, प्लेंटिफ अपने साइड के दिखा देते हैं, डिफेंडेंट साइड की स्टोरी बताते ही नहीं है। और एक्स पार्टी ऑर्डर से क्या होता है, सामने वाले को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब उसको सुना ही ना गया। क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर में क्या होता है, सामने वाले को सुना नहीं गया, तो जब उसको सुना नहीं गया तो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसके खिलाफ ऐसा कोई ऑर्डर भी पास हो गया। और एकदम से अपने बिजनेस को रोकना जो कंटिन्यूसली चल रहा है, कस्टमर को सर्विस दे रहा है, और वापस उस केस के लिए फाइट करना, वापस उस ब्रांड नेम को चालू करना, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यह एप्लीकेशन तब काम आती है जब आपके खिलाफ कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया हो और आपको उसको सेट असाइड कराना हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो से काफी कुछ चीजें समझ में आई होगी। चैनल को लाल कलर का बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर देना। आपने हमको यहां तक देखा, प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।